आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, जिनका कार्यकाल रहा 1433 से 1468 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा जो थे वह महाराणा मोक्कल और सौभाग्य देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो 1433 में मेवाड़ के शासक बने थे। उस समय के साहित्यिक ग्रंथों, गीत गोविंद टीका और प्रशस्तियों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा को महाराजाधिराज, राव राय, राणेराज, चाप गुरु, राय रायन, राणोरासो आदि अनेक उपाधियां मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में और उनका अर्थ। तो उनकी उपाधियां थी महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, चाप गुरु, राय रायन, राणोरासो, जिसका अर्थ होता है साहित्यकारों का आश्रयदाता, राजगुरु, राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता, दान गुरु जो महान दानी थे, हाल गुरु जो पहाड़ी दुर्गों के स्वामी थे, परम गुरु समय का सर्वोच्च शासक थे, छाप गुरु छापामार में पारंगत थे। इसके अलावा नरपति, अश्वपति, गजपति उनकी सेनाओं के कारण उनको ये उपाधियां मिली। राणा कुंभा राजपूताना के सभी शासकों में सर्वोपरि है, इसलिए इन्हें हिंदू सुल्तान तथा संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने राव रणमल के सहयोग से चाचा मेरा और महपा पवार की हत्या कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। राणा कुंभा का मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष चला, जिसकी शुरुआत महाराणा छत्र सिंह के समय में हुई थी। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में। चाचा और मेरा इतने शक्ताध्य हो गए थे कि एक समय जब मोक्कल ने जंगल में इनसे प्रसंगवश किसी वृक्ष का नाम पूछ लिया तो इन्होंने ये ताना समझ लिया था, क्योंकि इनकी माता खातिन थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मोक्कल को मार दिया। महाराणा कुंभा ने गुप्त रीति से भीलों को अपनी ओर संगठित किया। चाचा व मेरा की राणा ने हत्या की और उसके बाद चाचा के पुत्र एक्का व महपा पवार का साहस मेवाड़ में रहने का नहीं हो सका और वे मांडू के सुल्तान की शरण में चले गए। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर बैर को समाप्त कर लिया। बूंदी के शासक मेवाड़ के सामंत थे, जिन्हें नियंत्रण में रखा। कुंभा ने पाई पहाड़ी भागों के भीलों को भी अपनी ओर मिला लिया था। इस प्रकार प्रारंभिक स्थिति में उसने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया और आसपास के क्षेत्रों से सहयोग करके अपनी शक्ति में वृद्धि की। उनका अगर हम प्रमुख युद्धों की बात करें तो महाराणा कुंभा के गुजरात और मालवा के साथ संघर्ष रहा था, जिनके अनेक कारण थे, जो कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रत्येक प्रकार के कारण थे। उनका पहला युद्ध सारंगपुर का युद्ध हुआ था, जो 1437 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई थी। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। तो प्रमुख कारण इन दोनों में संघर्ष का राज्य विस्तार था, दूसरा कारण धार्मिक था और तीसरा कारण मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पवार को आश्रय दे रखा था। कुंभा ने महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र भी लिखा था, किंतु महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाने से मना कर दिया था। अतः दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार सारंगपुर के युद्ध में मालवा का सुल्तान परास्त होकर बंदी बना लिया गया, जिसे 6 महीने तक कैद में रखने के बाद कुंभा ने पारितोषिक देकर स्वतंत्र कर दिया। अबुल फजल और नैन्सी ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर मुक्त करने का उल्लेख किया है। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण 1440 से 48 अर्थात 8 वर्षों में हुआ। इस विजय स्तंभ के स्थापत्यकार जेता, नापा और पूंजा थे तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा गया है। दूसरे ओर महमूद शाह भी अपनी विजय की बात करता है। हमें कुछ फारसी और तुर्की साहित्य में यह पता चलता है कि महमूद शाह मानता था कि वह कुंभा पर विजय प्राप्त करता है और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने मांडू में 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। कर्नल टॉड ने महाराणा द्वारा महमूद को छोड़ देना और उसके राज्य को लौटा देना राजनीतिक अदूरदर्शिता बताई है, जबकि डॉक्टर शर्मा के अनुसार महाराणा की यह नीति उसकी उदारता, स्वाभिमान और दूरदर्शिता की परिचायक थी, क्योंकि एक तो उसने महमूद शाह को परास्त किया और उसको बंदी बनाया, लेकिन दूसरा ये था कि उसने उससे आज़ाद करके उससे मित्रता का और दूरदर्शिता का परिचय दिया और एक शत्रु मेवाड़ का कम हो गया। पर ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान महमूद शाह ने 1437 में जो उसकी पहली पराजय हुई थी सारंगपुर के युद्ध में, उसके बदला लेने के लिए लगभग 6 वर्ष बाद अर्थात 1443 में बड़ी तैयारी के साथ कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंभलगढ़ में बाण माता के मंदिर को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के उपयोग में लाने के लिए दे दिया। नंदी की मूर्ति का चूना पकाकर राजपूतों को पान में खिलवाया। यहाँ से मांडू की फौजी चित्तौड़ लेने को चली, परंतु इसको लेने में उसे सफलता नहीं मिली और उसे परास्त होना पड़ा। 3 वर्ष के पश्चात
सन 1446 में सुल्तान ने मांडलगढ़ के किले को लेने के अभिप्राय से पुनः कूच किया, पर किले को नहीं ले सका। 1456 में फिर महमूद शाह ने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसे राणा ने 10 लाख टंका देकर टाल दिया। ऐसा हमें मुस्लिम इतिहासकार वर्णन देते हैं, और अन्य इतिहासकारों के अलावा के अनुसार राणा ने उसे परास्त कर दिया था और अपनी पराजय के पश्चात वो खुद ही लौट गया था। फरिश्ता का कहता है कि महमूद ने लगभग 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए और प्रत्येक बार महाराणा ने सोना और टंका देकर उसे लौटा दिया, जबकि डॉक्टर ओझा इन सभी में महमूद की पराजय बताते हैं। खुले मैदानों में या घाटियों में महाराणा ने भीलों की सहायता से लुका छिपी की लड़ाई लड़ी थी। लौटती हुई सेना पर छापा मारना और अपनी सीमा से सेना को भगा देना, यह विधि ही महाराणा की सैन्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। तो कुल मिलाकर अगर हम मालवा से महाराणा के रिश्तों की बात करें तो संघर्ष का कारण एक दूसरे के महाराणा के विरोधियों को मालवा के सुल्तान ने शरण दे रखी थी, दूसरा दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, दोनों की सीमाएं टकरा रही थी, और तीसरा दोनों में धार्मिक रूप से मतभेद था। धर्म अलग होने के कारण उनमें संघर्ष हुआ था। और कुल मिलाकर फरिश्ता के अनुसार 5 आक्रमण हुए, और अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि महाराणा प्रत्येक बार महमूद खिलजी को परास्त कर देता था। इसके अलावा मेवाड़ और गुजरात के संबंध भी इस समय महत्वपूर्ण थे। फरिश्ता के अनुसार मेवाड़ और मांडू की सतत युद्ध स्थिति ने गुजरात के सुल्तान को इस ओर आकर्षित कर दिया। साथ ही साथ सिरोही और नागौर की राजनीतिक स्थिति ने गुजरात और मेवाड़ का संघर्ष आवश्यक बना दिया था। 1456 में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने पर उसका पुत्र शम्स खां नागौर का स्वामी बना, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां कुंभा की मदद से फिर नागौर का स्वामी बन गया। शासक बनते ही उसने राणा से संबंध विच्छेद कर दिया और शर्त के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत कराने लगा। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खां गुजरात के सुल्तान की सहायता से महाराणा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसमें उसकी हार हुई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार राणा ने नागौर की मस्जिद को जलाया, किले को तोड़ाया, खाई बरवा दी, वहाँ से हाथी छीन लिए, यवनियों को कैद किया गया, यवनों को दंड दिया गया, उसने गायों को छुड़वाया और नागौर को चरागाह में बदल दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि नागौर और गुजरात की प्रारंभिक आक्रमण को महाराणा ने परास्त कर दिया। उनको गुजरात के शासक और नागौर के शासक को विफलता हाथ लगी और नागौर पर महाराणा का अधिकार हो गया। फरिश्ता के अनुसार जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी सेना की हार की सूचना मिली तो वह स्वयं चित्तौड़ की तरफ चला। सुल्तान ने अपने सेनापति मलिक शहबान को आबू भेजा और स्वयं चित्तौड़ लेने के बजाय कुंभलगढ़ की ओर निकल गया, परंतु अपने सेनापति की पराजय का समाचार पाकर वह लौट गया और गुजरात वापस चला गया। फरिश्ता लिखता है कि राणा से बहुत से रुपए और रत्न मिलने पर सुल्तान गुजरात लौट गया था, परंतु वास्तविकता यह है कि राणा ने गुजरात के सुल्तान को भी परास्त कर दिया था और वो यहाँ से परास्त होकर लौट गया था। इसके पश्चात राणा के विरुद्ध चंपानेर की संधि हुई 1456 में। यह संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में राणा कुंभा के विरुद्ध हुई। मांडू के शासक महमूद खिलजी एवं गुजरात के शासक के प्रतिनिधियों ने चंपानेर में एक अहदनामे पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि दोनों ही मेवाड़ से परास्त हो चुके थे, दोनों ही राणा की शक्ति से अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए अब दोनों का मकसद था कि मिलजुल कर राणा को परास्त करने का प्रयास किया जाए। इसके अनुसार मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ के क्षेत्रों को वो दोनों आपस में बांट लेंगे। इस संधि के अनुसार कुतुबुद्दीन चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार करके आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को वो फिर भी नहीं हरा सके। फरिश्ता के अनुसार दोनों सेनाओं से राणा को हारना पड़ा और उसे विपुल धनराशि देकर विदा करना पड़ा, परंतु यह कथन हमें सत्य नहीं जान पड़ता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा द्वारा दोनों सुल्तानों की सेनाओं का मंथन किए जाने का उल्लेख है। रसिक प्रिया में भी सुल्तानों को राणा द्वारा हराया जाना लिखा गया है, और कुल मिलाकर राणा कुंभा जो थे वो विजित ही रहे थे। 1468 में राणा कुंभा की मृत्यु हो गई थी। अपने अंतिम दिनों में राणा कुंभा उन्मादी रोग से ग्रसित हो गए थे। वह अपना अधिकतम समय मामादेव के निकटवर्ती जलाशय पर बिताया करते थे। 1468 में एक दिन शाम के समय राणा कुंभा मामादेव तालाब पर अकेले बैठे हुए थे। उनके बड़े पुत्र उदयकरण ने राणा की हत्या कर स्वयं को राणा घोषित कर दिया। हरविलास शारदा ने महाराणा की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान थे। कुंभा को केवल उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और
स्थापत्य की उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। उन्हें राजस्थान स्थापत्य कला का पिता भी माना जाता है। कुंभा ने बहुत अधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने ही करवाया था। तो कुंभा जो है उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत उच्च कोटि की रही और साथ ही स्थापत्य और साहित्य में भी उन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया। कर्नल टोड के अनुसार मेवाड़ के सुरक्षा प्रबंध के लिए बताया गया है कि उसने 32 किलो का निर्माण करवाया। तो हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि राणा ने 32 किलो का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच के कई तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी की और सिरोही के निकट उन्होंने बसंती दुर्ग बनवाया। वीरों के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों का निर्माण करवाया। बोमट के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक दुर्ग बनवाए थे, जिससे कि भीलों की शक्ति पर राज्य का प्रभाव बना रहे। कीर्ति स्तंभ के अनुसार केंद्रीय शक्ति को पश्चिमी क्षेत्र में अधिक सशक्त बनाए रखने के लिए और सीमांत भागों को सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए आबू में 1509 विक्रम संवत में उन्होंने अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया। यह दुर्ग परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर इस तरह से पुनर्निर्मित किया गया था कि उस समय की सामरिक व्यवस्था के लिए उपयोगी प्रमाणित हो सके। कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंभा की युद्ध कला और स्थापत्य रुचि का महान चमत्कार कहा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया उन्होंने और यहाँ पर एक विजय स्तंभ बनवाया। अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया। कुंभकालीन स्थापत्य में मंदिरों का स्थापत्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरिका मंदिर चित्तौड़ में है। मीरा मंदिर, एकलिंगजी मंदिर उन्होंने बनवाया। रणकपुर के मंदिर भी उन्हीं के काल के निर्मित है और बहुत ही अधिक सुंदर और शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 में एक जैन सृष्टि धंडक ने करवाया था। रणकपुर के चौमुखा मंदिर, जो आदिनाथ मंदिर भी कहलाता है, का निर्माण दीपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 में पूर्ण हुई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कवि महेश थे। विजय स्तंभ, मालवा विजय की स्मृति में राणा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता वसूत्रधार जैता और उसके पुत्र नापा और पुंजा और पोमा थे। यह 30 फीट चौड़ा, 122 फीट ऊंचा और इसके निर्माण में लगभग 90 लाख रुपए खर्च हुए और यह 8 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। यह स्तंभ 9 मंजिला है। 9वीं मंजिल बिजली के गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ, इसे 1460 में राणा ने बनवाया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को उनके पुत्र कवि महेश ने पूरा किया। इस पर तीसरी मंजिल में अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है। महाराणा जो थे वो उन्होंने साहित्य और विद्या को भी काफ़ी संरक्षण दिया और वो खुद भी बहुत अच्छे साहित्यकार थे। महाराणा कुंभा न केवल वीर, युद्ध कौशल में निपुण और कला प्रेमी थे, वरन एक विद्वान एवं विद्यानुरागी भी थे। उनके दरबार में कई विद्वान आश्रय पाते थे। एकलिंग महात्म से विदित होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़े निपुण थे। संगीत, मीमांसा एवं सूट प्रबंध उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथ थे। ऐसी मान्यता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। महाराणा को महाराष्ट्री, कर्नाटी, मेवाड़ी भाषा लिखने का अच्छा अभ्यास था, जो उनके द्वारा रचित 4 नाटकों से हमें पता चलता है। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ है कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ, राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक आदि। उनकी उपाधि अभिनव भारताचार्य उनके संगीत में निपुण होने को सिद्ध करती है कि वह एक महान संगीतकार थे। इसके अलावा उन्होंने अनेक दरबारी विद्वानों को भी संरक्षण दिया। मंडन नामक प्रसिद्ध शिल्पी उनका आश्रित था, जिसने देव मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडल, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि पुस्तकों की रचना की। मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कलानिधि, द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। कवि अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। इसके अतिरिक्त कान्य व्यास एकलिंग महात्म्य का प्रसिद्ध लेखक थे। सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य, सुंदरगणी आदि कुंभकालीन जैन विद्वान थे, जिन्होंने धर्म और काव्य ग्रंथों की रचना द्वारा उस युग की शिक्षा के स्तर को उन्नत किया था।
उस समय अनेक विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा से यहाँ आते रहे और यहाँ के विद्वान उन भागों में जाते रहे जिनमें मंडन और अनेक जैन आचार्य और सोमपुरी शिल्पी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राणा की पुत्री रमाबाई संगीतज्ञ थी। मंडन एक खेता ब्राह्मण नामक व्यक्ति का पुत्र था। उसके रचित ग्रंथ और उसकी विषय वस्तु इस प्रकार है। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की और वह कुंभा का प्रमुख शिल्पी भी था। उसने रूप मंडल लिखा जो मूर्ति कला से संबंधित है, देव मूर्ति प्रकरण रूपावतार लिखा जो मूर्ति निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना से संबंधित है, वास्तु मंडल लिखा जो वास्तुकला से, वास्तुसार दुर्ग भवन नगर निर्माण राजप्रासाद आदि से संबंधित है, कोदंड मंडल लिखा जो धनुर्विद्या से संबंधित है, शाकुन मंडल लिखा जो शगुन अपशकुन से संबंधित है, वैद्य मंडल लिखा जो व्याधियां व निदान से संबंधित है, प्रासाद मंडल लिखा जो देवालय निर्माण कला से संबंधित है, राजवल्लभ मंडल लिखा जो सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर योजना से संबंधित ग्रंथ है। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की। संगीताचार्य श्री शारण व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। इस प्रकार कुंभा का काल राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही व्यापक महत्वपूर्ण युग था, जिसमें न केवल राजनीतिक रूप से राजस्थान की शक्ति में वृद्धि हुई बल्कि सांस्कृतिक विकास और शिक्षा संबंधी विकास में बहुत अधिक उच्च था।